हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPS 003 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट ईयर का या तो बैक का एग्जाम दे रहे हैं या फिर वो अपना पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। और ये एग्जाम आप सभी का जो है 24 अगस्त 2022 का जिन सभी बच्चों का है, आज की वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम इसके बारे में वैसे तो इस यूनिट नंबर जो 9 है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। इसके बारे में पुलिस को हम पूरी तरीके से डिटेल से हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब तक जो है प्लेलिस्ट की ये 30वीं वीडियो है। आप सभी को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए पहले 30 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है MPS 003 की। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे लोकतंत्र में नौकरशाही की क्या भूमिका है। और ये क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है। मैंने आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बना दी है जो कि आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं या वीडियो के एंड में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहली बात तो आज हम बात करेंगे कि भाई लोकतंत्र में नौकरशाही की क्या भूमिका है, नौकरशाही का उदय हमारे भारत के अंदर किस प्रकार से हुआ है और इसके वेरियस कुछ संबंध आप सभी को पढ़ने हैं। और अगली वीडियो जो होगी हमारी इसी यूनिट की, उसके अंदर हम लोकतंत्र में सैन्य बल के बारे में वो अगली वीडियो में अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स आप सभी के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को आई होप इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिलेगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को अपने एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखने हैं जो बार बार रिपीट होते ही हैं और हमने वो रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। यहाँ हम पहुंच चुके हैं। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई नौकरशाही की जो उत्पत्ति भारत के अंदर किस प्रकार से हुई है। नौकरशाही जिसे इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है और ये स्थायी कार्यपालिका पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछे जाते हैं। अलग तरीके का पूछने का मतलब है क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे नौकरशाही ना पूछकर आपसे पूछेगा कि लोकतंत्र में स्थायी कार्यपालिका की क्या भूमिका है। अगर नौकरशाही की बात करूं और स्थायी कार्यपालिका की तो दोनों एक ही बात है। कार्यपालिका दो तरीके से हम देखते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। कार्यपालिका एक अस्थायी जो होती है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे लीडर्स आ जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज आप सभी को मैंने बता दी। और यहाँ पर हम बात करेंगे भाई आजादी से पूर्व यानी आजादी से पहले कैसे नौकरशाही का उदय हुआ। तो ध्यान रखना है कि भाई नौकरशाही का अगर हम बात करें तो नौकरशाही यहाँ पर ना लिखकर एक और वर्ड यूज कर सकता है, असेना सेवा। असेना सेवा का लोकतंत्र में क्या भूमिका है, आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी बनाएगा। तो भाई असेना सेवा या फिर नौकरशाही की बात करूं तो दोनों एक ही बात है। और इसका इतिहास कहे तो ये ब्रिटिश शासन यानी औपनिवेशिक शासन से ही है और ब्रिटिश शासन के द्वारा ही इस प्रशासन की इकाई को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी ब्रिटिश शासन के द्वारा ही भारत के अंदर नौकरशाही लेकर आई गई है। इसकी शुरुआत कब हुई है तो ध्यान रखना है 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई है। और अगर हम देखें तो जो ये असैनिक रूप से है, जो पहले इसका जिस रूप में था आज उसमें काफी अंतर हो चुका है। पहले हम देखते हैं कि जो ये असैनिक सुविधा है जो ये पहले अंग्रेजों के टाइम पे वंशानुगत भी थी और कुछ ऐसी भी थी जो खास नस्ल के आधार पर या बड़ी जातियों के आधार पर लोगों को आसानी से मिल जाती थी। परंतु आज के समय में अगर हमें देखें नौकरशाही का हिस्सा बनना है तो आप सभी को अलग अलग वेरियस जो आप सभी के स्टेट में गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे UPSC हो गई या फिर आपका SSC हो गई या आपके स्टेट वाइज जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद आप सभी की नौकरियां लगती है। आप जिनकी भी सरकारी नौकरी लगती है वो सब नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। तो भाई भारत के अंदर हमने देखा 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 19वीं शताब्दी में भी इसकी कब शुरुआत हुई तो आप लोगों को ध्यान रखना है 19वीं शताब्दी में 1858 में भारत सरकार के अधिनियम के तहत तीन स्तर की क्या की गई, नौकरशाही बनाई गई। सबसे पहला स्तर बात करें, देखो ये कुछ भी नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है आप सभी के लिए कुछ भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि भारतीय शासन को सहायता देने के लिए नौकरशाही या कार्यकाल सहायता करने के लिए क्या किया गया, सहायता या सहायक रूप से नौकरशाही की स्थापना की गई। और ध्यान रखना है आप सभी को 3 प्रकार की नौकरशाही बनाई गई है, 3 स्तर की आप कह सकते हो, जिसमें केंद्रीय स्तर की सचिवालय है, जिसमें प्रांतीय स्तर की सचिवालय है और जिसमें जिला स्तर की सचिवालय है।
जिला स्तर की बारे में बात करेंगे, प्रांतीय कार्यालय या राज्य कार्यालय। देखो केंद्रीय स्तर की सचिवालय में क्या होता है, इसमें हमारे वायसराय होते हैं, जो कि अंग्रेजों के शासन काल से ही हम देखते थे, ब्रिटेन की महारानी एक वायसराय को भेजती थी जो पूरे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करते थे। इसके अलावा प्रांतीय स्तर पे भी कुछ राज्यपाल होते थे, उन अंग्रेजों के टाइम पे भी होते थे और आज के समय में भी होते हैं, और वो प्रांतीय सचिवालय के अंतर्गत कार्य करते हैं और वो प्रांतीय स्तर की शासन व्यवस्था को देखते हैं। इसके बाद में जिलाधिकारी होते हैं, और जो जिलाधिकारी जो होते हैं वो जिला स्तर पर जो है शासन व्यवस्था की बागडोर उनके हाथ में होती है। आप सभी को ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चल के हम ये देख सकते हैं, मैंने कहा था पहला वाला पॉइंट कुछ नहीं है, पॉइंट आप लोगों का रियली यहाँ से शुरू है। तो पहला आपने क्या देखा कि 3 स्तर में विभाजित हो गई। पहला अखिल भारतीय या केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सेवाएं। दूसरे नंबर पर प्रांतीय या फिर राज्य सेवाएं, जो कि राज्य स्तर की हो गई। और तीसरे नंबर पे कैसी हो गई, तो आप बोलोगे जिला स्तर की हो गई। कैसी हो गई, जिला स्तर की। आगे चल के भारत सरकार ने, कब आगे चलकर, ध्यान रखना आप सभी को, आगे चलकर भारत सरकार ने अधिनियम 1919 के द्वारा क्या किया गया, अन्य सेवाएं भी प्रारंभ कर दी। कुछ अन्य सेवाएं भी प्रारंभ हुई, परंतु इसमें जो भारतीय पुलिस सेवाएं बनी रही। आज आप सभी को पता है कि ये जो केंद्रीय सेवाएं आज के समय में भी इसमें दो आते हैं। केंद्रीय सेवाओं में प्रशासन को संभालने में एक तो आईपीएस, केंद्रीय सेवाओं में एक आईएएस जो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट क्लियर करके आते हैं, आईएफएस जो देश के बाहर की, और एक आईआरएस। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी आप सभी को इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि आप अब मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो तो ये आपको पता होना चाहिए। हमें 11th क्लास का ही चीज है जो आप लोगों को मैं यहाँ पर भी समझा रहा हूँ अभी तक। तो यहाँ पर 1923 में क्या किया गया, 1923 में भारत सरकार के अंदर यानी केंद्रीय सेवाओं में जो जो काम करना चाहते हैं उनके लिए व्यक्तियों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे यूपीएससी बोलते हैं, यूपीएससी, ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। और भारत सरकार 1935 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। संशोधन क्या किए गए भाई, संशोधन ये किया गया कि अब भाई एक एग्जाम कंडक्ट होगा और उस एग्जाम को पास करने के बाद ही कोई किसी व्यक्ति को ये पद जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद में आगे चलकर स्वतंत्रता के बाद में, आगे चलकर आजादी के बाद में, तो आजादी से पहले किस प्रकार से इसका विकास हुआ हमने ये देखा। आजादी के बाद भी कुछ इसी प्रकार की ये व्यवस्थाएं चली रहती है 3 स्तर पे ही। असैनिक जो व्यवस्था ये कहती है 3 स्तर पे ही है। और हम देखें ये जो असैनिक व्यवस्था है कर्मचारियों की, ये संविधान के दायित्वों का पालन करवाने में, संविधान के नियमों को लागू करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही संविधान के अंदर जितने भी नए नए संविधान में संशोधन होते हैं, कोई नया कानून आया है या फिर प्रीवियस कानून है, उन सभी को लागू करने में ये सभी के सभी नौकरशाही के सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम देखें आज की केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उन कानूनों को आखिर लागू कौन करवाता है, तो ये जितने अधिकारी हैं वो रियलिटी में इस कानून को लागू करवाने में अपनी भूमिका को निभाते हैं। अब हम बात करेंगे नौकरशाही, यानी जो कार्यपालिका की बात हो रही है, स्थायी कार्यपालिका और विधायिका। तो भाई आपको ये इस वाले पॉइंट में आप सभी को ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि संसद जो है वो कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। तो आप बोलोगे संसद कार्यपालिका को कंट्रोल कैसे करती है, नौकरशाही को कंट्रोल कैसे करती है, तो 3 तरीके से कंट्रोल करती है। सबसे पहली बात तो क्या है कि कार्यपालिका अगर कोई भी काम करती है तो उसकी सूचना पहले संसद को मिलती है। संसद के कई सारे, जैसे आप देखेंगे हम अस्थायी सदस्यों में से प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, या फिर जो अन्य मेंबर्स होंगे जो हमारे मंत्री हैं, वो सारे के सारे अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके अस्थायी मेंबर होते हैं या अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो वो कई बार संसद के अंदर सूचना देते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा संसद के अंदर जो है शून्यकाल और एक प्रश्नकाल आता है, उसके जरिए भी इन पे अंकुश लगाया जाता है। ये बातें हो गई। इसके बाद में आप सभी को ध्यान रखना है बजट के मामले में कार्यपालिका पूरी तरीके से किस पे निर्भर है, संसद पे। तो इस तरीके से ये इस पे क्या करती है, इसके कार्यों पर इसका प्रभुत्व, संसद का प्रभुत्व जो है कार्यपालिका के ऊपर हमें दिखाई देता है। अगली बात करते हैं मंत्री जो है, मंत्रिपरिषद और प्रशासन में प्रधानमंत्री की स्थिति उत्कृष्ट है। यानी संसद का अस्तित्व, यानी लोकसभा जो है वो तब तक ही रहती है जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पे जब तक ही रहती है, जब तक जो है लोकसभा जो है वो कायम है। जैसी लोकसभा भंग हो जाती है वैसी जो है पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो खत्म हो जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है कि संसद के प्रति ही मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है, आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम देखें तो प्रत्येक मंत्री जो है उसका कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, विभाग होता है, और वो उन सभी विभागों का दायित्व का पालन करना पड़ता है। संविधान के जितने भी नियम कायदे कानून है उन सभी को अच्छे तरीके से लागू किया जा सके,
असैनिक कर्मचारियों के साथ में तालमेल हो सके, इसके लिए क्या किया जाता है कि विभिन्न मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय या फिर विभाग दिए जाते हैं जिसके अनुसार वो कार्य कर सके। इसके अलावा जो लोक सेवा संघ आयोग बनाया गया है, जो क्या क्या करती है, जो प्रधानमंत्री या विभिन्न मंत्रियों को इनके सदस्य उनके कार्यभार में क्या करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हेल्प करते हैं। जितने भी IAS ऑफिसर होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनको हेल्प करते हैं ना, कैसी इनको नीतियां बनानी, कैसी पॉलिसीज बनानी है, इन सभी को ये हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे नीचे आगे कि भाई भारतीय संविधान के अंदर हम बात करने वाले हैं। किसके अंदर बात करने वाले हैं? भारतीय संविधान में। तो भाई भारतीय संविधान में आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कौन सा? तो आर्टिकल कौन सा याद करना है? आर्टिकल 311। ये कहता है कि असैनिक कर्मचारी यानी जो नौकरशाही के मेंबर है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित समितियों द्वारा जांच पड़ताल किए बिना उनको नहीं हटाया जा सकता। यानी जितने भी IAS ऑफिसर होते हैं उन सभी को राष्ट्रपति की जांच पड़ताल के बगैर हम हटा नहीं सकते। पहले आप सभी को यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम बात करें, इसके लिए विद्वानों द्वारा कुछ कारण बताए गए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में मुस्लिम और हिंदू जो है उनके बीच में कई बार संघर्ष बढ़ जाते थे, किसानों के बीच में, जमींदारों के बीच में संघर्ष बढ़ जाते थे। तो संविधान निर्माता जो है इस बात से लेकर सामाजिक जो है गुट, इससे हम कर्मचारियों को ज्यादा अधिकार नहीं देना चाहिए। उनका कहना था कि कई बार ये जो ज्यादा अधिकार अगर इनको मिल जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये समाज के अंदर अपना एक खास प्रभाव बना सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बना रखा, जमींदारों ने या फिर हम देख सकते हैं गांव के अंदर प्रधानों ने या अन्य लोगों ने अपने जो स्थिति को मजबूत कर रखा है, ठीक इसी तरीके से ये भी स्थिति को अपनी मजबूत कर सकते हैं। दूसरी चीज, अनुच्छेद 309, इसमें क्या है कि उचित प्राधिकरण का अधिकार दिया गया है। इसमें शर्त दी गई है कि भाई कैसे इनकी भर्ती होगी, कैसे इन लोगों के लिए कार्य किए जाएंगे, कैसे कब तक इनका कार्यकाल होगा, और साथ ही साथ जितने भी कार्य होंगे ये गोपनीयता की, यानी इनके जो कार्य होते हैं तो गोपनीय ढंग से करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, जितने भी IAS ऑफिसर है वो सार्वजनिक होकर कोई भी कार्य नहीं करते। आई होप आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद में विलंबिती और सुधार के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सुधार की बात चल रही है। तो सुधार की बात करेंगे, असैनिक कर्मचारी जो है उनको जो है एक विशेष कार्य सौंपा जाता है देश की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने में, क्योंकि राज्य सरकार उन पर अभियोग नहीं चला सकती। राज्य सरकार नहीं चला सकती क्योंकि राज्य सरकार परमानेंट नहीं होती। ये राष्ट्रपति की जब परमिशन मिलती है उसके बाद ही इनके ऊपर चलाया जा सकता है, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ये सारे के सारे क्या करते हैं, राज्यों के अंदर काम करते हैं, राज्य और केंद्र के बीच में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना है आप सभी को कि जितने भी ये कर्मचारी होते हैं, असैनिक कर्मचारी, IAS ऑफिसर, ये क्या करते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और केंद्र और राज्य के बीच में संतुलन बनाने का काम करते हैं। आप सभी ने संघवाद पढ़ा होगा तो आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई जिस तरीके से भाई प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में करवाता है, ठीक उसी तरीके से जितने असैनिक कर्मचारी है इनकी नियुक्ति भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है, ताकि राज्य और उसके बीच में संतुलन स्थापित किया जा सके। ये आप सभी को ये वाले पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है। अब अगली बात करते हैं न्यायपालिका के साथ संबंध में। न्यायपालिका के साथ संबंध में क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जरा इसको भी समझिए। इस वाले कॉन्सेप्ट में आप सभी को ये ध्यान रखना है कि न्यायपालिका जो है उनके बीच में ज्यादा अच्छा संबंध नहीं है, मैत्रीतापूर्ण संबंध नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, अब मैं आपको बता दूं। कुछ असैनिक कर्मचारी ऐसे होते हैं जो सचिव भी होते हैं, जो बड़े बड़े पद के होते हैं, और बड़े बड़े पद के होने की वजह से क्या है कि वो कई बारी जो है न्यायालय, वो अपने पद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि वो न्यायालय के जो भी आदेश होते हैं या फिर जो भी उनके द्वारा नियम, न्यायालय द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनकी अवहेलना करते हैं। और कई बारी इस वजह से इनकी विवाद भी हमें देखने को इस वजह से मिलता भी है। ये आप सभी को ध्यान रखना है कि उन्होंने कानून और संविधान पर अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, कानून और संविधान पर अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए, मानव अधिकारों का अनुसरण करना चाहिए। इसकी बात चल रही है यहाँ पर, आप सभी को ध्यान रखना है। और विकेंद्रीकरण की बात करें तो भाई भारत के अंदर संविधान विकेंद्रीकरण की बात हुई है, संविधान में संशोधन हुआ है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद में जो पंचायती प्रणाली है वो बहुत मजबूत हो गई। यानी पहले हम देखते थे कि सिर्फ केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर बात हुई ना, जिला स्तर, तो ये जो स्तर है ये पहले ज्यादा मजबूत नहीं था। तो अभी पंचायती राज भी, पंचायती प्रशासनिक व्यवस्था भी काफी तेजी से अच्छी हुई है। अब हर एक, आपने एक सीरीज भी देखी होगी, आई होप आप सभी ने, पंचायत नाम है, और उसके अंदर आपने देखा होगा उसके अंदर अच्छे तरीके से बता रखा है कि एक पंचायत होती है हर एक गांव में, और हर गांव में पंचायत का एक मुखिया का एक अलग से ग्राम अधिकारी होता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो छोटी सी कोई भी यूट्यूब पे आप वीडियोस देखकर उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो
किस तरीके से वो कार्य करते हैं। तो होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। सैनिक और राजनीतिक प्रवेश वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं कॉन्सेप्ट बच जाता, जितना भी था आप सभी के लिए मैंने अब तक आप लोगों को क्लियर करा दिया किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से इसका अंत हुआ है। और इसके बाद में अब हम आप लोगों के लिए डायरेक्टली वही चीज डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में आता है। और अगली वीडियो जब आप लोगों की मेरी इस यूनिट की आप सभी को मिलेगी तो उसमें लोकतंत्र में सैन्य बल का क्या योगदान है, पुलिस बल के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये वाली वीडियो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वीडियोस लिंक दिए गए, आप उन लिंक्स की सहायता से हमसे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं और इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का आप एक्सेस फ्री में कर सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।